अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है असद मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ। एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला जारी किया गया है। बलूचिस्तान का एक हल्का है PB50, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने 6 पोलिंग स्टेशन के ऊपर रिकाउंटिंग का हुक्म जारी किया, लेकिन उसको कलअदम करार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरा हल्का ही इलेक्शन के लिए खोल दी है। इसके क्या असरात होंगे, ये क्या एक बड़ी कामयाबी? जाहिर सी बात है, वहाँ से PMLN के जो नुमाइंदे हैं वहाँ से वो जीते थे। JUI के जो उनके जो अपोजिट कैंडिडेट थे, उन्होंने ये इलेक्शन चैलेंज किया था। इस हवाले से बहुत सारे ऐसी इतलात भी मौजूद हैं कि इतलात आ रही हैं कि शायद को बड़े हलके जो हैं वो ये प्ली लेके उन बड़े हलकों के अंदर दोबारा से इलेक्शन करवाने की दरख्वास्त दी जा सकती है। लेकिन काजी फायद ईसा ने यह भी कहा कि हम सारे इलेक्शन नहीं खोल सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 266 हलकों के अंदर दोबारा से इलेक्शन करवा दें। उस सबकी समात दरख्वास्तें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको काबिल समात करार दे दें। लेकिन जाहिर सी बात है, लाहौर हाई कोर्ट है या पेशावर हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, यहाँ पर जाके इस्लामाबाद के हल्के, लाहौर के हल्के या जो मेन जैसे नवाज शरीफ के हल्के की बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, सलमान अकबर राजा के हल्के की बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, ये लोग जाहिर सी बात है इस तरह की प्ली लेके हाई कोर्ट में जा सकते हैं और उसमें जा सकते हैं और कह सकते हैं कि पूरे इलेक्शंस के अंदर पूरा इलेक्शन जो है वो करवाया जाए। क्योंकि जिस तरह की बेज़ाब्तगियाँ बलूचिस्तान के इस हल्के के अंदर पाई गई, तकरीबन उसी तरह की बेज़ाब्तगियाँ जो हैं वो बाकी हलकों के अंदर भी पाई जा रही हैं। फॉर्म 45 फॉर्म 47 का ही रौला है। जो 45 के ऊपर तादाद है वो 47 के ऊपर नहीं है। बहुत ज़्यादा जो मुस्तरद शुदा वोट्स हैं उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो जब रिकाउंटिंग होती है उसमें तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार जो थे उनके वोट ज़्यादा निकल आते हैं। जाहिर सी बात है, रिकाउंटिंग के ऊपर भी बात करेंगे, ये भी सवाल रखेंगे। हमारे साथ एक बड़े अहम हमारे एक एनालिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, दिशान खान न्याजी। एक बड़ा नाम है सोशल मीडिया पर और इनके एनालिसिस आपने पहले भी हमारे एक प्रोग्राम के अंदर सुने हुए हैं और बड़ी जामा इनकी गुफ्तगू होती है। दिशान साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े कीमती वक्त से अपने हमें टाइम दिया इस प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो बड़ी बात की जा रही है PMLN के हवाले से कि नवाज शरीफ का हल्का जो है वो ख़ास तौर पे एक लटकती तलवार बना के रखी हुई है PMLN के ऊपर, कि ज़रा से इधर उधर हुए तो वो तलवार आके इनके ऊपर गिर जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला भी आ गया कि पूरे हल्के में दोबारा से इलेक्शन करवा दिया गया। इस तरह की मिसाल पहले भी हमें नहीं मिलती है। इलेक्शन 4 हल्के से खोले जाने के पहले भी बात की जाती थी कि दोबारा इलेक्शन यहाँ पे करवा दिए जाएंगे या कुछ दोबारा से रिकाउंटिंग के ऊपर देखी जाएगी कि बेज़ाब्तगियाँ हैं या नहीं। कमीशन की बात भी करूँ, अगर मैं 2014 के और 15 के कमीशन की बात भी करूँ, इसका असरअंदाज आप क्या समझते हैं कि मुखालिफिन को इससे फ़ायदा होगा या आप समझते हैं कि नुकसान होगा? PMLN इससे क्या बेनिफिट उठा सकती है? अगर री इलेक्शन की तरफ भी जाते हैं तो उसमें आप समझते हैं कि कंफर्टेबल पोजीशन में होगी गवर्नमेंट भी कि चले री इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं, हम दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं इस हल्के के ऊपर? अच्छा जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और मौका दिया। पहले तो असल बात यह है कि हमें ये देखना चाहिए कि बलूचिस्तान में आज से पहले जो इलेक्शन होते रहे हैं उनमें क्या जो है वो होता आया है। मतलब आप 2013 2018 के इलेक्शन देख लें तो बलूचिस्तान की ऐसी हिस्ट्री रही है। आपको वहां पर जो इलेक्शंस हैं वो इसी तरह ही होते हैं, उनका टर्न आउट वगैरह जो होता है वो बहुत कम होता है और बहुत कम टर्न आउट के दौरान ये अक्सर मामलात आ जाते हैं कि जी रिकाउंटिंग हो जाए, इलेक्शन जो है वो दोबारा करा दीजिएगा। अगर आपको याद होगा कासिम सूरी साहब के केस में, जहां पर उनके हल्के के अंदर जो है इलेक्शन हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो मामला गया बोगस वोट्स का, तो उसके ऊपर आज देखें ना, आज वो मामला जो है वो चलता हुआ आ रहा है। तो वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, वो जिसमें कासिम सूरी साहब के जो बोगस वो है वोट्स हैं उसका केस चल रहा है। अब इसके मुतालिक आप इसको बेस बनाकर आप समझते हैं कि बाकी हल्के खुलेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह होगा, क्योंकि काजी फायद ईसा ने कल ही अपनी किसी समात के दौरान ये कहा कि हम 400 हल्कों के ऊपर जो है ना वो केसेस अपने सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगा सकते, उसको लिए उनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा और यही बेहतरीन हल है। इस हल्के की वजह यह बनी है क्योंकि इसमें जो वोटिंग टर्न आउट है वो 95 और 97% पड़ा है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है इस बड़ी बेजाब्ती के ऊपर जो है ना उन्होंने ये फैसला किया होगा कि इसके लिए री इलेक्शन हो जाए। और रही बात NA 130 से रिलेटेड, तो देखें ये 4 हल्के हम 2013 में भी खोलते हुए आए हैं। ये 2018 के अंदर जो मामलात हुए हैं, इलेक्शन जिस तरह हुआ है और जिस तरह रिकाउंटिंग के फैसले जो है साकिब निसार ने हमारे रोके और हमें रिकाउंटिंग नहीं होने दी, जैसे साद रफीक साहब का हल्का था, इसी तरह कसूर का एक हल्का था जिसमें उन्होंने रिकाउंट नहीं करने दिया, जहां पे सिर्फ 200 वोटों का फर्क था और साद रफीक साहब का मेरा ख्याल है 700-800 वोट का फर्क था और वहां पर रिकाउंट नहीं होने दिया। अब आ जाते हैं NA 130 पे। देखें आप, मैंने जो उनके फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किए हैं, आप उसमें बड़े गौर से देखें, बड़ी आपको देखेंगे तो आपको बाकायदा तौर पर ऐसा महसूस होता है कि NA 130 के जो इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं, जो फॉर्म 45 हैं, वो
जैसे एक सोची समझी जो है ना तरीके के तहत उनके अंदर ये मामलात, इस तरह के मामलात जो है वो रखे गए हैं, यानी ऑल्टरेशन हुई हुई है, ओवर राइटिंग हुई हुई है, इस तरह के मामलात। लेकिन आप लाहौर के बाकी करेक्शंस हुई हलकों हुई में हैं, देखें, गैर जरूरी आप करेक्शंस भी हुई हुई हैं इसके ऊपर, बिल्कुल। जी जी गैर जरूरी करेक्शन भी, लेकिन आप लाहौर के बाकी हलकों में देखेंगे आपको ये महसूस नहीं होगा कि इस तरह वहां पर ये काम हुआ है, या फिर वो सिर्फ ऑन चौधरी के जो हलका है उसके अंदर ही हुआ है। अच्छा, NA 130 में बड़ा हैरानकुन तौर पे बड़ी जबरदस्त बात यह है कि नीचे जो 2 सूबाई सीट्स हैं वो दोनों नून लीग जीती है, और उस दोनों सीट्स के ऊपर पीटीआई का कोई एतराज नहीं है, उनका एतराज NA 130 पर है। यानी आप सूबाई सीटें जीते लेकिन जो कौमी सीट है वो नवाज शरीफ नहीं जीत सकता। मतलब ये लॉजिक देखे ना, नवाज शरीफ के नाम पर पूरे पाकिस्तान में नून लीग को वोट पड़ा है, ठीक है, नून लीग मेजोरिटी पार्टी तो बनकर सामने आई है, लेकिन जो उसका लीडर है उसको वोट नहीं पड़ा। मतलब ये कैसा लॉजिक सर है? इसकी और एक वजह भी तो हो सकती है ना कि कोई आम अगर कैंडिडेट हो, अगर उसकी हल्के के अंदर धांधली साबित हो जाए तो मेरे ख्याल से मीडिया पे इतनी हाइप क्रिएट नहीं होती, लेकिन अगर नवाज शरीफ के हल्के के अंदर किसी किस्म की कोई कामयाबी हासिल होती है पीटीआई को, तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ी खबर बन जाएगी ना फिर। देखें असद, आपको इसलिए पता है फोकस उनका हमारे, शायद इस तरफ है। जी मैं आपको बता, असद हमारे यहाँ ना ये तरीका बड़ा आसान है कि हम ना कुछ हलकों को या कुछ चीजों को हम वैसे ही कंट्रोवर्शियल रखते हैं ताकि हम किसी मौके पर उसको इस्तेमाल कर सकें। हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि 4 हलकों का जो ड्रामा रचाया गया था, उसके बाद जो फैसला आया था कमीशन का, वो सारी दुनिया के सामने था। 35-75 के ऊपर जो बात बयानिया आया था वो सबके सामने था। आप देखें ना, नवाज शरीफ का एक हलका ऐसा बना दिया गया, अगर आप NA 15 देखें जहां पे मियां साहब वहां पे लड़े थे हरिपुर में, उसके भी हमें अभी 104 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन उस ओवरऑल रिजल्ट जो है हल्के का दे दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि मियां साहब की जो हलकों को एक टारगेटेड करके हमने एक कंट्रोवर्शियल रखा है, जिसको हम किसी भी वक्त नून लीग के लिए इस्तेमाल कर सकें। सॉरी टू से, जो आज बयानिया बन रहा है या जो साफी बात कर रहे हैं वो NA 130 को लेकर इसलिए बात करें क्योंकि ये हमें उनको फीड किया गया है। ये एक ऐसी चीज है जो उनको दी गई है मौका कि वो इसके ऊपर बात करें और इसको इस इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बनाएं। हाँ, जब हम अपनी जो लाइन टो कर रहे हैं उसको उससे जरा साइड पे हटेंगे तो इंशाल्लाह हमें ये हमारे जो ये मामलात हैं ये आहिस्ता आहिस्ता करके खोले जाएंगे। ये एक ब्लैकमेलिंग टूल है जो मैंने एक सवाल भी किया था, परवेज सिंधिया साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, उनको मैंने ये सवाल भी किया था कि जिस तरह पनामा में कोई 400 अफराद थे लेकिन टारगेट नवाज शरीफ को किया गया था, इसी तरीके से तकरीबन PMLN की 90 सीटें हैं लेकिन उसमें टारगेट सिर्फ नवाज शरीफ की सीट को किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, देखिए एक शख्स का कद काट बड़ा होता है सियासत के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, तो जाहिर सी बात है वो फोकस में ज्यादा होता है और उसके ऊपर जाहिर सी बात है कैनवस सारा उसी के ऊपर ही होता है। लेकिन सर ये अगर दोबारा इलेक्शन की तरफ अगर चले भी जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी हल्के के अंदर बेजाब्तगियां उस तरह की पाई जाती हैं, और दोबारा से मैं वही बात दोहराऊंगा कि अगर वही बेजाब्तगियां जो बलूचिस्तान के हल्के के अंदर पाई गई हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इलेक्शन का कॉल दे दिए, तो फिर आप ये समझते नहीं कि उसके बाद अगर क्या मतलब PMLN को कोई कंफर्टेबल जोन नहीं मिल रहा, क्या समझती है कि दोबारा अगर इलेक्शन में जाएंगे तो फिर कोई दोबारा से कोई ऐसा कोई निजाम बनाना पड़ेगा, या वो समझते हैं कि गवर्नमेंट के अंदर है और जो गवर्नमेंट में होती है खास तौर पे फिर रिलीफ भी काफी दिया जा रहा है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, फिर तो काफी आसानी हो जाएगी इन लोगों के लिए इलेक्शन जीतना। असल में ये चीज नहीं है। एक चीज आप ये नोट करें कि कुछ बेजाब्तियां ऐसी हैं जिसके ऊपर री इलेक्शन कॉल हो सकता है। कुछ बेजाब्ती इस तरह हो सकती है कि जी अगर आप पूरा हल्का खोलें और उस हल्के खुलने के बाद कोई ऐसा क्राइटेरिया या कोई ऐसी चीज बाहर आती है जिससे ऐसा महसूस होता है कि पूरे हल्के का जो इलेक्शन है वो चेंज हो जाता है, तो उसके ऊपर आप इलेक्शन रिकॉल करते हैं। लेकिन जो यहाँ पे बेजाब्तियां हुई है ना, जो मैंने देखी है फॉर्म 45 के पर, अगर उन बेजाब्तियों को दूर भी कर दिया जाए तो ये इलेक्शन मियां नवाज शरीफ आसानी के साथ यास्मीन राशिद से जीत जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इन बेजाब्तियों को रखा इसलिए गया है कि इसको जिसको कहते हैं ना ब्लैकमेलिंग टूल के तौर पर यूज किया गया। जैसे मियां आपने जिस तरह बात की पनामा लीक्स में सिर्फ मियां साहब को टारगेट किया गया, ये भी इसी तरह का एक प्रोपेगेंडा टूल है और ब्लैकमेलिंग टूल है कि जो आप मुसलसल यूज करते रहेंगे इसको। और आप ये देखिए आप ये समझते हैं कि मियां साहब की उनको लगता नहीं कि शायद वोट उस तरह से पड़ा नहीं है, वोटर हमारे इस तरह से निकला नहीं, शायद उनको कोई परेशानी भी इस हवाले से है कि मुखालिफ जो है वो काफी बड़ी तादाद के अंदर वोट भी ले गए, इस तरह की तनाजुर भी तो आ रहे हैं सामने हमारे। देखें असल मेरी बात सुने आप, देखें ये जो बहुत तादाद में वोट पड़ा, देखिए ना इसी लाहौर के अंदर आप बाकी तमाम हल्के जीते हैं, बाकी तमाम में कहीं बेजाब्तियां नजर नहीं आई, तो क्या वहां पर नून लीग का वोटर नहीं निकला, यानी नून लीग के वोटर को वोट, यानी नून लीग को वोट नहीं पड़ा? ऐसा नहीं है। ये जो कह के भाई PTI को इतना वोट पड़ गया कि उन्होंने सारे बुर्ज उल्ट दिए, ऐसा नहीं हुआ। देखिए ना आप अताउल्ला तारड़ जीत गया, आपके शहबाज शरीफ साहब जीत गए, हमजा शहबाज जीत गए, मरियम नवाज
जीत गई और बाकी तमाम लोग जो नून लीग के यहाँ पर जीते पीटीआई से, वहां पर कोई ऐसी बेज़ाब्तगी आप फॉर्म 45 में नहीं देखेंगे। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि पूरे लाहौर के अंदर जो नून लीग का जीता हुआ बंदा है उसके किसी फॉर्म में प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन स्पेशली NA 130 के अंदर फॉर्म के 45 के अंदर आप इतनी ऑल्ट्रेशन देख रहे हैं। मतलब ये एक अगर आप देखा जाए ना, अगर ये ऑल्ट्रेशन ना की जाती, इसके ऊपर हमारे एक ट्विटर के साथी हैं शहाब, उन्होंने बड़े खूबसूरत वीडियो बनाई है, वो आपको यूट्यूब में लिंक भी शेयर करूंगा। उन्होंने बड़े क्लियर उसके बारे में बताया गया कि अगर ये ऑल्ट्रेशन ना की जाती तब भी मियां साहब 10 to 12 के मार्जिन से वोट से जीत रहे हैं। और देखिए ना, हमारी बात को इस एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग ये भी है कि हमारी दोनों सूबाई सीट में हम नून लीग जीती है। तो ये कैसे हो सकता है कि कौमी असेंबली की सीट हम हार जाएं और हमारी सूबाई सीटें जीत जाएं, और वो भी मियां साहब का जो हल्का है उसमें। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो सर 2015 का जो कमीशन बना था, 2015 का जो कमीशन बना था, उसने भी यही कहा था कि बेज़ाब्तगियां तो पाई गई हैं लेकिन मुनज़्ज़म धांधली के कोई सबूत नहीं मिले, जिसकी वजह से शायद फिर वो पूरे इलेक्शन को जो है वो किसी किस्म का सवालिया निशान था वो खत्म हो गया था। फिर वो एक लेजिटिमेट इसको जो है मिल गई थी कि चलिए इलेक्शन जो है ना वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर हुआ। लेकिन इस हवाले से अगर जैसे आज बानी पीटीआई जो है उन्होंने भी कमीशन का ऐलान कर दिया है, आपको ये लगता है कि गवर्नमेंट किसी किस्म का कमीशन दोबारा बनाने के लिए जा रही है? जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की तरफ से भी बात की जा रही है कि हम कोई कमीशन बना देते हैं इस हवाले से, तो आपको लगता है कि फिर उसी तरह का कोई दोबारा से मामला शुरू होगा कि कमीशन बनेगा, वो इलेक्शन में बेज़ाब्तगियां फाइंड आउट कर लेगा लेकिन कहेगा कि मुनज़्ज़म धांधली जो है वो नहीं हुई, और फिर सो ऑन सो फिर हमें दोबारा हुकूमत को जो है ना इसी तरह चलाना पड़ेगा फिर आपको? जी ऐसा ही है, लेकिन आप एक चीज देखें ना, ये आप अगर फॉर्म 45 की बेज़ाब्तियों की आप बात कर रहे हैं, तो अब फाइफन की अपनी रिपोर्ट है 2018 के अंदर 90% जो है फॉर्म 45 जो है वो अब उम्मीदवार को मिले ही नहीं थे। तो उसके ऊपर कौन सा कमीशन बना था? उसके ऊपर कौन सी चीज हम लोगों ने लेकर गए हैं, या उस पर कमीशन बना, या उसके ऊपर धांधली के ऊपर कोई चीज हुई है, या इलेक्शन कमीशन ने कोई चीज दिया है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर पीटीआई ने एक असूल बनाया हुआ है, जहां वो जीते हैं वहां पे इलेक्शन शफाफ है, जहां वो हारे हैं वहां पे धांधली है। तो ये तो पीटीआई का, और ये जो पीटीआई और प्रो पीटीआई साफी हैं, इन लोगों का एक हाइप क्रिएट करने का पुराना तरीका है। इस दफा भी यही हो रहा है। देखिए ना, कमीशन ये तो नहीं फैसला करेगा कि NA 130 में क्या होगा हुआ है। इलेक्शन कमीशन तो फैसला करेगा, यानी कोई कमीशन भी बनेगा वो फैसला करेगा पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कैसा हुआ है, ठीक है? तो पाकिस्तान के उन हलकों में भी जाएगा जहां पे आज रिकाउंटिंग में नून लीग का उम्मीदवार जीत रहा है। तो इसका मकसद है फिर बेज़ाब्तगी जो वहां पे नून लीग के खिलाफ हुई है, तो फिर इसका मकसद है इलेक्शन वहां पे भी कलम करार दे दें। इसी तरह केपीके में जहां पे इलेक्शन हुआ है और जहां पर इलेक्शनों के जिसपे आजकल इतने सवालात उठ रहे हैं, तो फिर वहां पे भी कमीशन अपना काम करेगा, बलूचिस्तान में भी करेगा, सिंध में भी करेगा। तो ये चीजें है ना कि हमने 4 हलकों के ऊपर एक कमीशन बना दिया तो एक वो बन गई, ये अब खत्म हो जाना कह रही है ना दिशान साहब, पीटीआई तो ये कह रही है कि अगर पूरे खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन करवाने पड़ जाए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन अब शर्त ये कि आप पूरे पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन करवाएं। अब देखें, ये खुरम दस्तगीर है, ये आपके साहिर अफजल तारड़ हैं, देखें बड़े बड़े नाम हैं जिसके हवाले से वो भी वहां पे हारे, लेकिन खुरम दस्तगीर खान भी यही कह रहे हैं कि हम सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे, हो सकता है कि उनको वहां से कोई रिलीफ मिल जाए। लेकिन जिस तरीके से को 8 नशिस्तें ऐसी हैं जिसको रिकाउंटिंग के बाद पीएमएलएन को वो सीटें वापस मिल गई, तो इस तरह की चीजें सवालिया निशान तो फिर भी उठता है ना कि अगर रिकाउंटिंग के अंदर एक जमात अगर जीती हुई हार के दोबारा सीटें किसी और जमात को जा रही हैं, वहां पे भी साफ नजर आ रहा है कि कोई बेज़ाब्तगियां हुई हैं। मुनज़्ज़म, जाहिर सी बात है मुनज़्ज़म धांधली की तो बात हम नहीं करते ना, मुनज़्ज़म धांधली की बात तब होगी जब कोई कमीशन फाइंड आउट उसमें अपनी फाइंडिंग्स पेश करेगा कमीशन के सामने। लेकिन इसके हवाले से फिर शक व शुबहात तो फिर कायम है ना अपने, क्योंकि पीएमएलएन के भी बहुत बड़े बड़े ऐसे बुर्ज हैं जो इस बात को क्लेम करते हैं कि शायद हमारे साथ जो है वो नाइंसाफी हुई इलेक्शन के अंदर। देखिए असद, एक चीज है ना, हमने एक चीज देखनी है कि इलेक्शन के दरमियान बेज़ाब्तगियां होती हैं। अभी तक कितने हलके हैं जहां पे रिकाउंटिंग हुई है और फैसला तब्दील हुआ है? अगर आप पूरे पाकिस्तान से हिसाब लगाएं तो सिर्फ उसका 1% भी नहीं लगेंगे। टोटल 1% हलकों के ऊपर भी रिकाउंटिंग नहीं हुई और उस रिकाउंटिंग के ऊपर फैसला नहीं बदला। तो क्या हम 1% के ऊपर डिसाइड कर लेंगे कि पूरा इलेक्शन के अंदर बेज़ाब्तियां हुई हैं? तो ऐसा नहीं होता। दूसरी बात है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स इसलिए बनते हैं कि उम्मीदवार अगर जिसको लगता है कि बेज़ाब्तगी हुई है या धांधली हुई है या कोई भी सबूत उसके पास है, तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाता है। रही बात खुर्रम दस्तगीर साहब की, जवेद लतीफ साहब की, XYZ की, देखिए जी मेरी बात सुने, इलेक्शन होता है इलेक्शन डे पर। आपने इलेक्शन डे के ऊपर अगर अपने आप को सरेंडर कर दिया है और उसके बाद ये कहें कि हम देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है, दैट इज अनदर थिंग। अगर आपको बेज़ाब्तगी का डर था कि आपके साथ धांधली हुई है, बेज़ाब्तगी हुई है, तो आप इसको ट्रिब्यूनल में जाने से पहले उसकी रिकाउंटिंग, अगर रिकाउंटिंग से आपका वोट बैंक 5% से ज्यादा है
तो आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाने में आपको किसी ने रोका नहीं है, लेकिन 5, 6, 10 हलकों के फैसलों के ऊपर पूरे इलेक्शन के ऊपर छाप नहीं लगाई जा सकती कि वो पूरा का पूरा इलेक्शन ही नल एंड वाइड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता सर। अब जावेद लतीफ साहब ने तो बकायदा ये ऑन एयर ये बात कर दी ना कि हमें बकायदा कहा गया है कि अगर आप लोग ने अगर हमारे साथ सही तरह से रवैया नहीं रखा या अगर हमारे इशारों पे नहीं चले तो नवाज शरीफ का हल्का जो है हमने रखा हुआ है, हम नवाज शरीफ का हल्का खोल देंगे और नवाज शरीफ को हरवा देंगे। ये बात उन्होंने ऑन एयर कर दी। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को शायद उन्होंने ब्लैक, आपने भी ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि ब्लैकमेलिंग के लिए रखा हुआ है। जावेद लतीफ साहब ने भी ये बात की। सर ये इसके ऊपर फिर कोई तहकीकात नहीं होनी चाहिए? ये हाई लेवल, जाहिर सी बात है अगर ये गवर्नमेंट ये समझती है कि उनको ब्लैकमेलिंग के तौर पर रखा जा रहा है और उनको गवर्नमेंट इसलिए दी गई है ताकि वो हमारे अंडर रहें या दबे रहें, तो फिर इस लेवल पे कोई तर्जुमान या किसी किस्म की कोई वजाहत नहीं आनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है ना। आज जाहिर सी बात है कामरान शाहिद भी कल ये बात कर रहे थे एक प्रोग्राम के अंदर कि शहबाज शरीफ फजूल किस्म की उन्होंने अपनी वजारत ले ली है। उन्होंने कहा कि वो एक इरसा का चेयरमैन भी जो नामजद नहीं कर सकते, इतने बेबस वजीर आजम है। इस तरह की जब बातें होनी शुरू हो जाएंगी शुरू के 2-4 महीनों के अंदर ही, तो मेरे ख्याल से इस तरह की फिर वजाहत देनी बनती नहीं है। आप क्या समझते हैं कोई कमजोरी है कि इस तरह के इल्जामात हैं या इस तरह की जो मफरूज हैं उसके ऊपर कोई जवाब देने भी सामने नहीं आता? देखिए मेरी बात सुने, जवेद लतीफ साहब ने जो बातें कही है ना, देखें जब आपके बारे में ऐसी कोई बात कर रहा है कि देखिए अगर आप मीडिया पर आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बात करेंगे और एक बात को खबर को ऐसे दे देंगे और उसके ऊपर आप स्टेप नहीं लेंगे और उसके ऊपर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो देखिए ये बात एक हवाई बात करार दी जाएगी। अगर जवेद लतीफ साहब को ये यकीन है कि उनके साथ धांधली हुई है या उनको मुकम्मल तौर पर ये कट ऑफ किया गया, इलेक्शन से हराने की पूरी कोशिश की गई है, तो उनको ये मामलात लेने के लिए इसके ऊपर ठोस सबूत देने होंगे। देखिए हम मुसलसल ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ धांधली हुई है, धांधली हुई है, धांधली हुई है, मैं वक्त आने पे मुंह खोलूंगा, मैं वक्त आने पे चीजें रखूंगा। देखिए ये वक्त अब वक्त नहीं है तो फिर कब वक्त है? यानी आप अपनी एंड टाइम पर आप ये बात नहीं करेंगे तो फिर कब बात करेंगे? फिर दूसरी बात, ये पार्टी, देखिए हम इस वक्त मेजॉरिटी पार्टी हैं, हम किस तरह जाकर कह दें कि जी हम मेजॉरिटी पार्टी हैं और हम देखें इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन चुके हैं, आप अपना केस वहां लेके जाएं। अब पार्टी कहे कि नहीं हम एक हल्के की वजह से अब हम तर्जुमानी करें, उस हल्के की वजह से हम तर्जुमानी करें कि जी फलां चीज हो रही है, फलां चीज हो रही है। दूसरी चीज एक है जिसको शौक है ना कि जी NA 130 खोल दिया जाए, तो जी वो खुलवा ले, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाए और खुलवाए। देखिए ये बातें जो है ना, जब तक ये NA 130 कब ऐसी चीज बन गई है कि जिसको जो बात करनी है वो NA 130 का जिक्र कर देता है। अगर NA 130 में आपको प्रॉब्लम्स हैं, आप ट्रिब्यूनल में जाएं और साबित करें जी हमारे साथ धांधली हुई है, हमें फॉर्म 45 जो दिए गए हैं और जो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन दिए वो गलत है, इस तरह की। दूसरी चीज है, देखें हमारे पार्टी सीनियर रहनुमा हैं, इनको कोशिश करनी चाहिए जब बात करें तो इस तरह की बात करें कि पार्टी के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, मतलब पार्टी को भी डिफेंड करने का मौका मिले। आप कह देते हैं कि आपका इलेक्शन इसलिए नहीं, आपका हल्का इसलिए नहीं खोला जाएगा कि NA 130, तो आप खुद ये बात कर रहे हैं कि हमारा NA 130 जो है हमारा कंट्रोवर्शियल है। यानी आप अपनी बात करते वक्त भी ये तवज्जो दिला रहे हैं कि मेरा हल्का इसलिए नहीं खुल सकता कि NA 130 खुल जाएगा। यानी इट मींस कि आप साबित करना चाह रहे हैं कि मेरे हल्के में जो धांधली हुई है वो NA 130 में भी हुई है। तो दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। यू शुड टॉक अबाउट दोज थिंग्स जो आप फैक्ट्स के साथ कह सकते हो। तीसरी बात ये है, देखें पीटीआई ने, ये पीटीआई का वतीरा रहा है, वो 2013 में भी ये काम करते रहे हैं, 2018 के ज़िमनी इलेक्शन में भी ये काम करते रहे हैं और 2024 में भी ये करते रहे हैं। अगर इनके कहने पर सब कुछ, देखे ना मीठा मीठा हाप हाप कड़वा कड़वा थू थू, ये वाला काम है। केपी में जहां उनको मैंडेट मिला वहां पे वो खुद से कबूल कर रहे हैं, लेकिन जहां पर उनका इलेक्शन, जहां पे वो हारे हैं वहां पे वो कह देते हैं हमारे साथ धांधली हुई है। अगर धांधली हुई है तो अभी जितने भी रिकाउंटिंग वाले इलेक्शन हुए हैं, जिनमें रिकाउंटिंग हुई है और जिनपे रिकाउंटिंग हुई है, इलेक्शन कमीशन ने दोनों उम्मीदवार को बिठा कर किया है, मुझे बताएं उन उम्मीदवारों ने किसी जगह पे कहा है कि हमारे फॉर्म 45 चेंज हुए हैं या हमारा फॉर्म 47 गलत है? ऐसा नहीं है, ये हमने खुद परसेप्शन बना दी है और पीटीआई और उसके जो प्रो साफी हैं वो ये काम करते रहेंगे। 5-10 मैं फिर कह रहा हूं, 5-10 हलकों के ऊपर ये नहीं क्लियर कर दिया जाता कि पूरा इलेक्शन जो आपका नल एंड वाइड हो सकता है और या हो जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जिशान भाई, हमारे साथ ही रहिएगा। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा आपके प्रोग्राम में शामिल होंगे। जिशान साहब हमारे साथ ही हैं, देखते रहिए।
वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले ज़ीशान खान नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अभी भी वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमें वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ अहम खबरें भी हैं, उस पर भी हम शामिल करेंगे। ज़ीशान भाई, ये जो पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से जो रिलीफ फराहम किया जा रहा है पर्टिकुलर पार्टी को, इसके वाले साहब क्या कहेंगे? शानदाना गुजार जिन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए, उनको एफ आई ए लाहौर ने भी जो है वो कार्रवाई का आगाज़ किया था, लेकिन उसको भी रोक दिया गया। उसकी उन्होंने एक प्ली ली गई, जो हमारी एक बड़ी मॉडल थी अयान मलिक, उसके वाले से भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से सिंध हाई कोर्ट ने उनके ऊपर स्टे दे दिया था कि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती, इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट ने, कार्रवाई लाहौर की थी लेकिन अब पेशावर की तरफ से जो है वो स्टे दे दिया गया उसके ऊपर। और साथ में अभी देखें जो अली मीन गंडापुर हैं, उनके हवाले से भी जो असासों की हवाले से जो एक इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया था, वो भी उन्होंने इस वक्त मअतल कर दी है। तो ये पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से आप समझते हैं कि वाकई कुछ खबरें दुरुस्त हैं कि कोई ज़्यादा कुछ रिलीफ नहीं मिलता इनकी जानिब से? देखें जी, अगर आप एक चीज नोट करें कि हमारी अदालतें जो हैं काफी काफी अरसे से ये काम कर रही हैं कि जो उनके दायरा कार में चीज नहीं आती, दायरा इख्तियार में कोई चीज नहीं आती, वो उस पर भी फैसले दे रही हैं। और पेशावर हाई कोर्ट ने जरताज गुल, मियां असलम इकबाल और इन जैसे बाकी सब तमाम जो लोग 9 मई के वाकयात में मुलविस हैं, उन लोगों को राहदारी जमानत दी, वो भी 1-1 महीने की। जबकि आम शहरियों के लिए ये सहूलत सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 दिन की होती है कि वो अगली अदालत में जाकर पेश हो जाएं, इतनी राहदारी जो है वो दी जाती है जमानतें। तो एक और दूसरी बात है, खान साहब के लिए ये कुछ अदालतों ने, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये काम किया था कि उन्होंने जी, या लाहौर हाई कोर्ट ने ये काम किया था कि उनकी 32 मुकदमात जिस भी सूबे में उसके मुकदमात हैं, या जिस भी उस टेरिटरी में उसके मुकदमात हैं, उसके ऊपर जमानतें दे देनी, उनके ऊपर स्टे दे देना। तो ये अदालतों को खुद, आप ये बात सुप्रीम कोर्ट में जब आई तो जो जज हैं अभी रिटायर हो रहे हैं, डॉक्टर जस्टिस तारिक, तो उन्होंने ये बात कही कि एक अदालत कैसे, एक हाई कोर्ट जो है वो पूरे पाकिस्तान के मुकदमात के ऊपर वो जो है फैसला दे सकती है, जो उसके दायरे इख्तियार में भी नहीं आती। तो पेशावर हाई कोर्ट मुसलसल एक पार्टी को ये रिलीफ मुहैया करती आ रही है, जबकि उनके ऊपर तमाम केसेस, ये नहीं देखे ना, शहरी वो पंजाब का है, यानी पंजाब से वो आता है, जो उसका केस पंजाब में है, वो जाके रिलीफ ले रहा है पेशावर से, और पेशावर हाई कोर्ट उससे पूछती भी नहीं है कि आप रिलीफ लेने हमारे पास क्यों आ रहे हैं, आप अपनी हाई कोर्ट के पास क्यों नहीं जाते। और उसके बाद उनको राहदारी जमानतें भी 1-1 महीने की देते हैं, ताकि वो 1 महीने तक वो अदालतों से जो है वो दूर रहे, उनको कोई गिरफ्तार ना कर सके, कोई पुलिस गिरफ्तार ना कर सके। लेकिन और फिर निशान साहब, मखसूस नशिस्तों के हवाले से तो रिलीफ नहीं मिला उनको पेशावर हाई कोर्ट से। देखिए ना, असद, रिलीफ मिलता है जब आप कानून के मुताबिक जो चीज है वो चले। देखिए ना, एक अदालत कैसे कह सकती है कि एक पार्टी जिसने अपने इंतखाबी निशान के ऊपर पूरे पाकिस्तान में कहीं इलेक्शन लड़ा ही नहीं है, उसका जो सरबराह है वो खुद आजाद उम्मीदवार के तौर पर कोई इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा है, जिसका उसके जमात के इंतखाबी निशान के साथ ताल्लुक नहीं है, तो वो कैसे एक पार्टी को मखसूस नशिस्तें दे दें जिसने पूरा इलेक्शन लड़ा ही नहीं है। अब एक पार्टी मैदान में थी ही नहीं, तो वो मखसूस नशिस्तें कैसे क्लेम कर सकती है। अब इसी तरह आप देख लें कि इतनी बेवकूफाना फैसला है, जिसने इनको ये मशवरा दिया कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आके जमा कर, इससे बेहतर था कि वो जमात इस्लामी या मजलिस वहादत मुस्लिमीन में चले जाते, कि एटलीस्ट उन्होंने इलेक्शन तो और अपने ये उस पर लड़ा था, कोर कमेटी में ये एतराफ भी किया इन्होंने। जी जी, वो करेंगे ना। आप खुद ही देखें ना, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं लड़ा, इसके बाद उनका किसी चीज का भी क्लेम गलत है, तो ऐसी हाई कोर्ट या कौन सा जज अगर वो दे भी देते, ये फैसला दे भी देते, तो ये सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हो जाता, ये मुस्तरद हो जाता फैसला, ये कलअदम हो जाता फैसला। उसकी वजह ये थी कि क्योंकि एक पार्टी जिसने पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ा ही नहीं, ना सूबाई असेंबली पर ना कौमी असेंबली पर, वो कैसे क्लेम कर सकती है कि हमारी पार्टी को मखसूस नशिस्तें दी जाए। तो ये तो असूल ही गलत है। तो इस वजह से ये कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं है। वो सोशल मीडिया के ऊपर तो बड़ा जबरदस्त किस्म की हाइप क्रिएट करने में कामयाब नहीं हो जाती। इनके अकाउंट्स देखें या इनके चले प्रोपेगेंडा ही आकर हम एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, चले ठीक है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो, लेकिन सर वो कामयाब बड़े ज़बरदस्त तरीके से होते हैं। जिस तरीके से फॉर्म 45 फॉर्म 47 को लेके, इलेक्शन की धांधली की मामलात को लेके जिस तरीके उन्होंने अपना नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की, काफ़ी हद तक तो उसके अंदर कामयाब हुए। साथ ही में इसमें एक मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी बात कथा चलूँ मैं आपका भी, इसमें मैं अपना मौक़िफ़ लेना चाहूँगा कि इनके जो वॉलंटियर्स हैं ख़ास तौर पे, ये इस वक्त बड़े डाटे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि
पूरी पार्टी की जो पॉलिसी है, पार्टी के जो फैसले हैं, उनको ये रिवर्स करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये आप कहते हैं खतरे की घंटी है, या आप समझते हैं इनको कोई रेगुलराइज कराने की ज़रूरत है, सिस्टम में लाने की ज़रूरत है, या आप समझते हैं कि इनको इसी तरह बस आप रहने दें जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, ठीक है, एक अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, और जो बहुत बड़ी बात है, मतलब एक पार्टी का वोटर भी हो और साथ में उनके अच्छे बुरे की तमीज़ का भी ध्यान रखे, ये एक बड़ी खुशाइंद बात होती है। लेकिन आप समझते हैं कि ये आपका मौकफ क्या है बेसिकली इस ओवरऑल नैरेटिव के ऊपर? देखिए, पहली तो बात आपने की कि वो प्रोपेगेंडा बिल्डिंग में जी। उनका कोई मुकाबला नहीं है। देखिए, एक पार्टी ने मुसलसल इन्वेस्ट किया इस चीज के ऊपर। एक पार्टी ने मुसलसल अपने आप को एक ऐसा, जैसे हम कहते थे ना, वो क्या नाम था, शौकत अजीज था नाम, जो वजीर आजम आया, उसने एक ऐसी इकोनॉमी बनाई जो एक्चुअल इकोनॉमी के साथ एक जो है अल्टरनेटिव रखी, जिसका कोई वजूद ही नहीं था हमारे उसमें ना। कोई उसकी क्लोन कोई इकोनॉमी चीज थी, ही नहीं था, बिल्कुल। वजूद नहीं था, जिसके ऊपर कोई सब वो नहीं था। अब हमने क्या किया कि पीटीआई ने भी यही किया हुआ है। केपीके में उन्होंने जन्नत क्रिएट कर दी। वो जन्नत सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर है, जबकि आप केपीके में जब कदम रखते हैं तो आपको कोई जन्नत महसूस नहीं होती। तो यही चीज पीटीआई ने मुसलसल सीखी है और की है, और इसमें ये दाद के मुस्तहिक हैं कि इन लोगों ने इस प्रोपोगेंडा बिल्डिंग में बहुत काम किया और बहुत पैसा लगाया और बहुत इन्वेस्ट किया, और लोगों को ऐसे लेके आए जिनका दिमाग काम करता था। हाँ, अच्छा है या बुरा है, दैट इज अनदर थिंग, कि वो ठीक है या गलत है, वो ठीक है, लेकिन एक प्रोपोगेंडा बिल्ड करना वो उन्होंने बहुत सीखा है। अच्छा, अब नून लीग की बात कर लेते हैं। देखें, एक होते हैं वॉलंटियर्स, उनको वॉलंटियर्स ही रहने देना चाहिए। वॉलंटियर्स का काम होता है कि वो निशानदेही करते हैं पार्टी के गलत फैसलों के ऊपर, वो तनकीद करते हैं पार्टी के गलत फैसलों के ऊपर, वो एक ऑपोजिशन का किरदार अदा करते हैं अपनी पार्टी के लिए, और पार्टी को चेक एंड बैलेंस रखते हैं। ये वॉलंटियर्स का काम है, और वॉलंटियर्स को ये काम इसी तरह जारी रखना चाहिए। अब पार्टी को क्या करना चाहिए? देखिए, इनको अगर आप रजिस्टर कर लेंगे और अपने साथ मिला लेंगे, तो फिर मेरी बात याद रखें, फिर आपकी ऑपोजिशन तो खत्म होगी ना, फिर तो मतलब आप जो कहते, पार्टी आप ये कहेगी वही मानते उन्होंने बोलना हैं, है, तो ऐसा नहीं होना आप ये चाहिए। मानते हैं कि जो बंदा ऑफिशियल हो जाता है उसके हाथ पैर बन जाते हैं? जी जी, मैं मानता हूँ इस चीज को। जी, ऑफिशियल के हाथ बंद दिए जाते हैं, और हमारी मजबूरी है कि हम लोगों को हम्म। ये करना पड़ता है। लेकिन हम्म। एट एट द सेम टाइम पार्टी को एक कोर ग्रुप बनाना चाहिए। और देखिए, ये बड़ा आसान काम है। मरियम नवाज साहिबा इस वक्त बेहतरीन काम कर रही हैं, उनकी जो टीम है बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन द थिंग इज दैट हमने रिप्रेजेंट करना है पूरी पार्टी को लेकर। हमारा मैनिफेस्टो क्या है, हमने उस पर इंप्लीमेंटेशन किया है, ये सब। इसके हम्म। लिए हमारा एक कोर ग्रुप चाहिए यार। आप पूरी पार्टी के अंदर से एक काबिल एमएनए नहीं निकाल सकते जो इस सोशल मीडिया टीम को हेड कर सके और इसको एक मुनज्जम तरीके से चला सके। हाँ, वॉलंटियर्स तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें अगर आपकी पार्टी का प्रोफेशनल लोग काम करेंगे, तो आप सोचे सोने पे सुहागा होगा कि एक दफा प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके वॉलंटियर्स आपकी गलतियों की निशानदेही कर रहे हैं, आपके गलत कामों के ऊपर आवाज उठा रहे हैं और इस मामले को लेके जा रहे हैं। तो इससे आपकी जो प्रोपोगेंडा है, देखिए ना, जो प्रोफेशनल होते हैं ना, उनका काम यह है कि आपने प्रोपोगेंडा को नेगेट करना है, उसका काउंटर करना है। हमारे पास सॉरी टू से मसला यह है कि पीटीआई जब फॉर्म 45 को लेकर तबाही मचा रही थी पूरे पाकिस्तान में, तो हमारी जो सोशल मीडिया टीम और मीडिया टीम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीम है, वो तो गायब थी। और कौन लड़ा था? वॉलंटियर्स। हम्म। किसने आप लोगों की जंग लड़ी? वॉलंटियर्स। कौन हम्म। आपके इलेक्शन वाले दिन से लड़ रहा है? वॉलंटियर्स। आप जहां भी चीज उठाएंगे आपका वॉलंटियर्स मिलेगा। और हम्म। अफसोस के साथ, अब सद अफसोस के साथ मैं कई प्लेटफॉर्म पे ये बात कर सकता हूं, हमारी पार्टी हमारे वॉलंटियर्स को ओन नहीं करती। आप उनको बुलाकर दाद नहीं दे सकते कि आप लोगों ने मुश्किल हम्म। वक्त में हमारा साथ दिया था। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हमारी पार्टी का। खान साहब ने सर, अपने आपको तमाम क्या लोगों लगता को है, ओन किया। मरियम मरियम नवाज के इस हवाले से काफ़ी काम करते रही हैं, बल्कि सोशल मीडिया का तो वो डायरेक्टली खुद हैंडल करती रही हैं चीज़ें, जो भी सोशल मीडिया के मामलात हों, मरियम नवाज उसमें खुद इन्वॉल्व रही हैं, इनिशिएटिव जितने भी हों सोशल मीडिया के, उसके अंदर वो पेश रही हैं। आप क्या समझते हैं फिर कोताही किस तरफ से है? इनको ये इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको आइडेंटिफाई नहीं होंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ कहाँ हमें हर्डल्स आ रहे हैं देखिए, सोशल मीडिया के हवाले से? असद ये मैं आपको हमारे एक यहाँ बड़ी थोड़ा सा। इंफॉर्मेशन दूँ इस हवाले से। जी जी। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों का जिन्होंने मुझे पर्सनली ये बात की कि उन्होंने कहा कि हमारा बना बनाया काम जो होता है ना, वो मुस्लिम नून की जो सोशल मीडिया है ना, वो बिगाड़ देती है। और उन्होंने 2-4 लोगों का नाम भी लिया, वो भी मैं लेना मुनासिब नहीं समझता। तो आप ये नहीं समझते कि ये जो इदराक है गलतियों का या कोताहियों का, ये लीडरशिप को भी होना चाहिए, और उनको चाहिए कि कहाँ कहाँ देखें, मैं जहाँ तक तारीफ़ करनी चाहे पीटीआई का सोशल मीडिया जैसा भी प्रोपेगेंडा करता हो, लेकिन सर जितनी प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है इवन, सर वो वहाँ पर ही नज़र आते हैं और बाकी कोई और नज़र नहीं आता। बहुत हमारे कोई इक्का दुक्का लोग ही होंगे
PMLN के हवाले से जो आप समझते हैं कि नज़र आते होंगे सोशल मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या यूट्यूब या टिकटॉक के ऊपर, इसका मैं रीज़न आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एक छोटा बच्चा है 14-15 साल का, मैंने खुद चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, वो मोबाइल के ऊपर चीज़ें देख के उसको सच समझ भी लेता है और उस प्रोपेगेंडे का शिकार भी हो जाता है। आज जिस तरीके से आप समझते हैं कि जिस तरह की शोहदा की तौहीन की जा रही है, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ गुफ्तगू की जा रही है, और ट्विटर के ऊपर जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जाता है, एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाती है जो दुश्मनों की तरफ से भी आज तक इस तरह का मामला नहीं हुआ। काउंटर करने के लिए आप ये नहीं समझते कि कोई जामा पॉलिसी बनानी चाहिए? आप चाहे एक जमात का नुमाइंदे हो या ना हो, लेकिन आप पाकिस्तानी तो हैं, पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए तो काम कर सकते हैं ना। अच्छा असद, हमारे साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारी नून लीग में हमारी कोई सेंट्रलाइज्ड सोशल मीडिया टीम नहीं है। जैसे हमारी मरियम नवाज सोशल मीडिया टीम एक अलग है, शहबाज शरीफ सोशल मीडिया टीम अलग है, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक सोशल मीडिया टीम अलग है, सलमान शहबाज सोशल मीडिया टीम अलग है, हमजा शहबाज सोशल मीडिया टीम अलग है। जब तक हम सेंट्रलाइज्ड नहीं करेंगे, हम एक प्रॉपर टीम डेवलप नहीं करेंगे, आप उनसे कोई भी चीज नहीं करवा सकते, कोई प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं कर। प्रॉब्लम हमारे साथ मुसलसल आ रही है। दूसरी बात है, देखें, जब आप प्रोफेशनल हायर नहीं करेंगे और जब आप लोग मांगे तांगे के लोग, किसी का चाचा, किसी का मामा, किसी का बेटा, किसी का भतीजा, किसी का जी, निशान साहब की आवाज मुझे नहीं आ रही। नहीं है। निशान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है आ आपको? रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। अच्छा, मुझे शॉर्टली, अगर मैं इसको हम किसी और दिन भी डिस्कस करेंगे, बड़ा एक अहम टॉपिक है, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की जाहिर सी बात है इमेज के हवाले से। एक क्विकली मुझे एक बात बताएं कि ये जो FBR के जाने से जो टैक्सेस के हवाले से बात की जा रही है, डेफिनेटली 120 मिलियन हमारे ID कार्ड्स हैं, लेकिन क्विकली अगर हम शिफ्ट करें अपने टॉपिक को, खास तौर पर IMF के हवाले से स्टाफ लेवल मुआहदा भी हो गया हमारा, $1.1 बिलियन भी हमें रिसीव हो जाएंगे। साथ में फिर हम नेक्स्ट $7.5 बिलियन के मुआहदे के एक और मुआहदे की तरफ चले जाएंगे। फिर टैक्स नेट में इजाफा हो जाएगा, कीमतों में इजाफा हो जाएगा। आप ये शॉर्टली मुझे एक चीज़ बताएं कि इकोनॉमिकली हमें कुछ बेहतरी की तरफ हम जाते नज़र आ रहे हैं, और PMLN गवर्नमेंट को कितने बड़े चैलेंजेस हो गए, साल 2 साल अवाम कितना सफ़र और करेगी, ये इंग्लिश वाला सफ़र कितना करेगी, इस हवाले से अगर हम क्विकली बताएं, कामयाब कितने % हो सकते हैं आप समझते हैं, और ये गवर्नमेंट पूरा करेगी नहीं टाइम, ये अगर आप मुझे 2 मिनट में जी मैं इस पे बात करता हूँ। अच्छा देखें, अब हमारी इकोनॉमी जो है ना, एक प्रॉपर IMF प्रोग्राम के थ्रू चल रही है, और इसने अगले 2-2.5 साल में इसी प्रोग्राम के थ्रू जाना है। तो देखें, हमारे ऊपर हमने मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। जो हालात इकोनॉमी के हैं, उसके हमारे पास मुश्किल से मुश्किल वक्त भी आएगा, और वो आएगा। लेकिन अगर चीज जो देखने की है, ये क्या है कि क्या हम इस जो प्रोग्राम के थ्रू जा रहे हैं, इस दौरान हमारी कोई और ऑब्स्टेकल्स तो नहीं आ रही जो हमारी रीजनल है, लोकल है, इस तरह की। अगर नहीं आएंगी तो आप मुझसे लिखवा लें कि 2-2.5 साल हमारे मुश्किल जरूर है, लेकिन ये इकोनॉमी एक स्ट्रीम लाइन हो जाएगी, एक लाइन पर आ जाएगी, जिसके बाद आपके मुल्क में आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए इस हुकूमत को, इस जो रियासत को, इस हुकूमत के पीछे खड़ा होना पड़ेगा, इन मुश्किल फैसलों में खड़ा होना पड़ेगा, और कोई भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं लानी होगी। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी तो आप भले IMF के 10 प्रोग्राम कर लें, आपके मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती। पॉलिटिकल IMF की जानिब से बड़ी मुस्बत कमेंट्स किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत अच्छी होती जा रही है, आप बहुत राइट ट्रैक पे इस वक्त चल रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस से मुकाबला करते हुए पाकिस्तान की अब सूरत-ए-हाल काफ़ी बेहतर है। आप ये समझते हैं कि एक अच्छा जेस्चर नहीं जाना जा रहा, उसको फिर कैश नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल कैश करवाना सोशल मीडिया चाहिए, के ऊपर और ये तो बड़ा अच्छा मौका है कि हम एक राह पर चल पड़े हैं, और आप मुझे उम्मीद है 1.5 साल के अंदर हम बेहतरी की तरफ गामजन हो जाएंगे, और इस हुकूमत से भी उम्मीद है कि वो ऐसे फैसले करेगी जिसकी वजह से इकोनॉमी, मईशत बेहतर होगी। तो उम्मीद है कि बेहतरी की तरफ हम जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, आप समझते हैं ये 5 साल पूरे करेंगे? क्योंकि पहले वज़ीर-ए-आज़म
होंगे हमारे जो 5 साल पूरे कर जाएंगे? देखें जी, पहली तो बात यह है कि मैं इसके ऊपर राय नहीं दे सकता, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि वो वक्त बदलते एक दिन के अंदर ये पूरा का पूरा जो है चीज चेंज हो जाती है। हाँ, मेरी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह करे कि ये पहले वजीर आजम हो जो 5 साल हुकूमत अपनी पूरी चलाएं, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी, हमारे मुल्क के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर हम अब नया कोई तमाशा नहीं खड़ा कर सकते जिससे बाद में हमें नुकसान हो। हाँ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद हम 2.5 साल का कोई 2 पोर्शन करेंगे, लेकिन लेकिन इसी इसी इत्तेहाद के थ्रू ही करेंगे। लेकिन मेरी दुआ है कि शहबाज शरीफ साहब 5 साल पूरे करें वजीर आजम, बतौर वजीर आजम। मुझे ज़रा एक-एक चैलेंजेस बताएं सिर्फ कि मरीम नवाज़ को कोई बड़ा चैलेंज क्या होगा इस पंजाब में, इस गवर्नमेंट में, और शहबाज शरीफ साहब को क्या चैलेंज होगा? सबसे बड़ा चैलेंज, जो एक बड़ा चैलेंज होगा इन जी, दोनों सबसे को? बड़ा चैलेंज जो है ना इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को ये है, वो इस इत्तेहाद की हुकूमत को लेके माशी प्लान की तरफ लेके माशी प्लान के हुँ, ऊपर अमल दरामद है। ये बहुत बड़ा चैलेंज ठीक। है शहबाज शरीफ साहब के लिए। अगर पीटीआई कहते हैं तो वो मेरा ख्याल है नहीं है। और मरीम नवाज़ के लिए? मरियम नवाज शरीफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि देखें, एक प्रॉब्लम होती है हमारे यहाँ मैन डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर, कि लोग फिर बर्दाश्त नहीं करते। तो मरियम नवाज साहिबा को शायद इस तरह का कोई प्रॉब्लम अगर आया तो आएगा, वरना इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बड़ी हर्डल है जो मरियम नवाज साहिबा के सामने इस वक्त मौजूद है या इस वक्त कोई आ रही है। और मरियम नवाज साहिबा बहुत अच्छे तरीके से, और शहबाज शरीफ साहब भी बेहतरीन तरीके से इन मामलात को लेकर चल रहे हैं। मरीम नवाज़ को शायद गाइड करने वाले बड़े मंजे हुए लोग हैं शायद, इसलिए शायद वो बेहतर जी तरीके से चला पाएंगे गवर्नमेंट को। ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिशान साहब, जी आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ हम चलते हैं। हम ज़ैट्स के हवाले से बात कर रहे थे। स्टाफ लेवल मुआहदा जो है वो मुकम्मल हो चुका है, बल्कि उसके एग्रीमेंट हो चुके हैं। जो 1.1 बिलियन की फैसिलिटी अरेंजमेंट थी वो भी जारी कर दी जाएगी कुछ ही दिनों के अंदर। उसके बाद एक और प्रोग्राम के अंदर हम नेक्स्ट मंथ जा रहे हैं, जिसकी वजारत ख़जाना ने ख्वाहिश का इज़हार भी कर दिया कि हम नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर भी ज़रूर जाएंगे, जो $7.5 बिलियन का होगा। वो 4 साल का एक स्टाफ लेवल मुआहदा होने के लिए जाएगा। IMF के हवाले से आवाम को मुश्किलात तो आएंगी, आवाम महंगाई में पिसेगी। साल तो हमारे वजारत ख़जाना की तरफ से भी कह दिया गया, हमारे वज़ीर ख़जाना भी कह चुके हैं कि 1 साल मज़ीद और महंगाई के चक्की में पिसने के लिए तैयार रहें। बिजली की कीमतों में कितना इजाफा होगा, गैस की कीमतों में कितना इजाफा होगा, शेख और दनोश की कीमतों में कितना इजाफा होगा, ये आप और मैं मेंटली तौर पे तैयार हैं या नहीं, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दुआ ही कर सकते हैं। जिस तरीके से IMF की जानिब से कहा गया कि अच्छी खबरें हैं कि हुकूमत हमारी मुस्बत जो है ना पेशरफ्त की तरफ बढ़ रही है और एक अच्छे ट्रैक के ऊपर चल पड़ी है। इस तरह के कमेंट्स अगर किए जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी अट्रैक्ट होते हैं कि एक बड़े इदारे की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान की इकॉनमी एक बेहतरी की तरफ जा रही है, पोटेंशियल मौजूद है। अगर हम तसलसल जारी रखेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत सारी अचीवमेंट्स हम इस मुल्क के लिए जो है ना अचीव कर सकते हैं, बहुत सारे टारगेट्स अचीव कर सकते हैं, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के अंदर जो भी हुकूमत है वो अपना किरदार अदा करे और पाकिस्तान के जो एक मजलूम और गरीब अवाम है उनको इन मुश्किलात से बाहर निकाले। आप देख रहे थे मेरा प्रोग्राम इख्तलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी कीमती राय से आगाह करते रहा करें और अपने गिरद रुआ के लोगों का ख्याल रखें, ख़ासतौर पर रमज़ान के महीने के अंदर। और मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहें वॉइस न्यूज़।